हे एवरीवन, मैं सेफ सी हरिओम रेडिया। दोस्तों, सीए फाइनल एएफएम में आपके पास एक एडवांस कैपिटल बजटिंग नाम का चैप्टर है, जिसमें प्रोजेक्ट का रिस्क जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया है इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम है हीलियर्स मॉडल। ठीक है, आईसीआई ने हीलर लिखा है, बट वो हीलर नहीं है, हीलियर्स मॉडल है वो। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कौन से क्वेश्चन में ये लोग ने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया है, एंड एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी ये लोग ने यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हीलियर मॉडल का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, सो अब मेन बात अराइज ये होती है कि ये फॉर्मूला का स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से क्यों है, क्यों ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है हमको। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला के कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक बार वो समझ गया तो दिक्कत क्या है ये फॉर्मूला में, दिक्कत मतलब कुछ रॉन्ग नहीं है, बट ये फॉर्मूला इस तरीके से क्यों दिख रहा है, इसका बैकएंड का लॉजिक हम लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन में आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चीज, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके कैश फ्लो जो है वो परफेक्टली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर कैश फ्लोज आपके परफेक्टली डिपेंडेंट है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंस्टीट्यूट चाहे तो उस टॉपिक पे भी आपको टेस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस है, तो आई बिलीव कि इंस्टीट्यूट चाहेगा तो उस चीज पे आपको टेस्ट कर सकता है। इसीलिए वो केस सिनेरियो में भी आपको जो है चीजें पता होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, क्या है, ये थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है ये थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस तरीके से किया गया था कि ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 इसके आपको कैश फ्लोज दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन में कैश फ्लोज दिए थे, और हर एक कैश फ्लो के सामने आपको उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर कैश फ्लो की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, उसके सामने प्रोबेबिलिटी दिया था, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, हर एक जगह पे मेरे को प्रोबेबिलिटीज जो है वो पता है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटीज है, दैट मीन्स देर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। प्रोबेबिलिटीज नहीं होता दैट मीन्स आई एम वेरी श्योर, बट क्योंकि प्रोबेबिलिटीज है दैट मीन्स अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है इसका मतलब रिस्क है। ठीक है, तो हर साल में मेरे जो कैश फ्लोज है उसका मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया है। रिस्क कंप्यूट करना मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करना। ठीक, अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कंप्यूट किया होगा। सबसे पहले मैंने हर एक कैश फ्लोज का वेरिएंस कंप्यूट किया है, हर एक साल में जो भी कैश फ्लोज है उसका वेरिएंस कंप्यूट किया। ठीक है, वो वेरिएंस को स्क्वायर रूट में डाला, मेरे को मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना चीज तो हमको आता ही है। ठीक है, अब यहां पे ये लोग ने जो स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया है वो पूरे प्रोजेक्ट लेवल पे, ये तो इंडिविजुअल कैश फ्लोज का था, राइट। पूरे प्रोजेक्ट का अगर मेरे को रिस्क कंप्यूट करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो ये एक केस सिनेरियो कैसा है ये समझ लो। यहाँ पे वेरिएंस ये लोग ने न्यूमरेटर में लिखा है। ठीक है, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, और फिर उसको डिस्काउंटिंग किया है। पर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं जब ये लोग, तो मेन क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि सर, पहले साल का जो वेरिएंस है, पहले साल का जो कैश फ्लो है उसका जो वेरिएंस है, उसको तो एक बार डिस्काउंटिंग करना चाहिए ना, दो बार क्यों कर रहा है। सेम वे में ये सेकेंड ईयर का वेरिएंस है, तो उसको तो दो बार डिस्काउंटिंग करना चाहिए, 2 साल के लिए, चार बार क्यों किए जा रहे हैं। सेम वे में ये थर्ड ईयर का वेरिएंस है, तो इसको 3 साल का डिस्काउंटिंग करना चाहिए सर, 6 बार क्यों किए जा रहा है। बस मेन मुद्दा यही है, यही हमको दिमाग में खटकते रहता है कि ये फॉर्मूला इस तरीके से आखिर में क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का बैकएंड का लॉजिक क्या है, डेरिवेशन क्या है, ये मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके कैश फ्लोज परफेक्टली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, परफेक्टली डिपेंडेंट हो तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज का मतलब क्या है एंड परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज का मतलब क्या है, क्योंकि इसको समझेंगे तभी हम लोग फॉर्मूला को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लो कि आपने आपके घर के ऊपर सोलर सिस्टम पूरा बिठाया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि सोलर सिस्टम पूरा बिठाया हुआ है तो उसको साफ सुथरा रखना पड़ता है, बारिश का पानी अटक जाता है कभी कभार, डस्ट वगैरह उस पर जम जाती है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो
जिस कंपनी ने आपको ये सोलर सिस्टम बेचा, उसने आपको कहा कि सर अगर आपको हमारे से ही मेंटेनेंस करवा लेना है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, या फिर कोई आप ऐसी कंपनी ढूँढ लो जो ये इसी चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन रखती है, तो आप उनके पास से भी आउटसोर्सिंग करवा सकते हो मेंटेनेंस करने का, ठीक है? तो जिस कंपनी ने मेरे को सोलर सिस्टम बेचा, वो कंपनी ने मेरे को कहा कि सर अगर आपको हमारे से ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो हम आपको ईयरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, जिसमें आपको हम 3 साल के लिए मेंटेनेंस सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? 3 साल के लिए हम आपको मेंटेनेंस सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे और हर साल के लिए एक अलग से नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा आपको हमारे साथ, ठीक? तो अब आप एक काम करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है? हो सकता है कि कस्टमर फर्स्ट ईयर में आए या ना भी आए। सेकेंड ईयर में भी ये पॉसिबिलिटी है कि चलो फर्स्ट ईयर में तो आ गया, सेकेंड ईयर में वो नहीं आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सेकेंड ईयर में भी आ सकता है, ठीक है? थर्ड ईयर में भी पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर आएगा वापस से मेंटेनेंस का नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो थर्ड ईयर में ना आए, ठीक है? तो तीनों साल में कस्टमर आएगा, मेंटेनेंस सर्विस को हमारे से अवेल करेगा, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो अवेल ना करे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ तीनों साल में है, ठीक है? तो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने एक एस्टिमेशन लगाया कि 3 साल तक मैं मेंटेनेंस सर्विस ऑफर करने वाला हूं उसको, ठीक है? अगर एक कस्टमर आज मेरे पास से सोलर सिस्टम खरीदता है, तो 3 साल तक उसके पास ऑप्शन है कि वो कभी भी मेरे पास आ सकता है और मेंटेनेंस का सर्विस मेरे पास से अवेल करवा सकता है। बट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हर साल के लिए उसको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है? अब हो सकता है कि वो फर्स्ट ईयर में आ जाए या फिर ना भी आए। हो सकता है कि वो सेकंड ईयर में आ जाए या फिर ना भी आए, या फिर वो थर्ड ईयर में आ जाए, या फिर वो तीनों साल में कभी भी ना आए, ठीक है? ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आप एक चीज़ अज़्यूम कर लो कि कंपनी जभी भी मेंटेनेंस सर्विस ऑफ़र करता है ना, चार्ज करता है ना, तो उसके वो ₹100 कस्टमर से ले लेता है। ₹100 में आता है, उसका बंदा आता है और ₹100 लेके चला जाता है, ठीक है? ₹100 चार्जेज़ है। अब कंपनी ने इसका क्या किया, कैश फ्लोज़ का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया, क्योंकि हर साल में पॉसिबिलिटी है ना कि ये कैश फ्लो मेरे को अराइज़ होगा कि नहीं, कस्टमर आएगा तब जाके कैश फ्लो हो सकता है, वरना तो कस्टमर आया ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं तो मेरे को मेंटेनेंस चार्जेस मिलेगा नहीं, राइट? तो मान लो कि कस्टमर फर्स्ट ईयर में आया और उसने मेंटेनेंस का सर्विस आपसे ले लिया, यानी कि आपको ₹100 मिल जाएगा, ठीक है? बट कस्टमर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 50%, मान लो 50% है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ना भी आए, तो आपको कुछ भी रुपया नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 50% का, ठीक है? सेम वे में हर साल कंपनी ने क्या किया, कैश फ्लोज़ जो उसको मिलने वाले थे ना, उसके साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच कर दी, ये ध्यान में रखते हुए कि उस साल में कस्टमर मेरे पास आएगा कि नहीं। सेकंड ईयर में उसने सोचा कि चलो फर्स्ट ईयर में तो 50-50 का पॉसिबिलिटी था, बट हो सकता है कि सेकंड ईयर में वो कस्टमर मेरे पास आ जाए, उसको कहीं पे भी ना मिला हो दूसरा कोई मेंटेनेंस ऑफर करने वाला, तो मैंने प्रोबेबिलिटी क्या है 80% रख लिया। अब ये बस एक कंपनी के लेवल पे एक एस्टिमेशन है, ठीक है? और वो प्रोबेबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे कैश फ्लो के साथ अटैच कर दी। ओके, ठीक है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताओ कि कस्टमर तीनों साल में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप बोलोगे सर 50% इंटू 80% इंटू 60%, ठीक है? तीनों साल में आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तीनों साल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और ये आया वो प्रोबेबिलिटी कि तीनों साल में कस्टमर आएगा ही आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.24। और तीनों साल में कस्टमर मेरे पास आएगा ही नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 50% इंटू 20% इंटू 40%, ठीक है? और वो कितना है? 0.04, ठीक? तो तीनों साल में कस्टमर आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ये है, तीनों साल में कस्टमर नहीं आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी ये है। ये प्रोबेबिलिटी जब आप परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज़ में कंप्यूट करते हो ना, तब आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये चीज़ को आप अभी से याद कर लो, ठीक है? मैंने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, वो भी आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक? तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो दोस्तों, क्या ये कैश फ्लोज़ में कोई डिपेंडेंसी है क्या? डिपेंडेंसी का सर मतलब क्या होता है? अरे मान लो चलो कस्टमर फर्स्ट ईयर में आया, ठीक है? मेरे को ₹100 का कैश इनफ्लो हुआ, तो ज़रूरी है कि सेकंड ईयर में भी मेरे पास वो आएगा ही आएगा? नहीं, हो सकता है कि न वो ना आए, 20% का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो हर एक साल के जो कैश फ्लोज़ है, इन कैश फ्लोज़ के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दैट मीन्स दे आर परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज़।
ठीक है? हर साल कस्टमर को एक डिसीजन लेना है और इसीलिए हर साल कंपनी के पास भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैश इनफ्लो होने ही वाला है। ठीक? हर साल कस्टमर एक फ्रेश डिसीजन लेता है कि हाँ, चलो फर्स्ट ईयर में मैंने लिया है, तो सेकंड ईयर में वापिस से मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं मेंटेनेंस सर्विस लूँगा कि नहीं। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को सेकंड ईयर में कैश इनफ्लो होगा ही होगा। ठीक है? हर साल एक नया प्रोबेबिलिटी अराइज़ होता है, हर साल कि पहले साल के कैश फ्लो में प्रोबेबिलिटी कितना था 50%। ठीक है? और दूसरे साल में 80:20, तीसरे साल में 60:40। तो हर साल में कस्टमर को एक फ्रेश डिसीजन लेना है। हर साल के कैश फ्लो के साथ एक नई प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज़। ठीक है? और क्योंकि ये कैश फ्लोज़ के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हम बोलते हैं कि इन कैश फ्लोज़ का कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो है 0। आर मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज़ कैश फ्लोज़ इज़ 0। क्लियर है एकदम? ठीक है? परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज़ क्या है ये समझ में आया? ओके। Every year customer makes a fresh decision and every year cash flows have a separate probability. ठीक है? चलिए दूसरा सिनेरियो लेते हैं परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज का। ठीक है? सेम सिनेरियो लेते हैं, बस थोड़ा-सा एक चीज़ मैं बदल देता हूँ, सुनो। आपने कंपनी से सोलर सिस्टम तो खरीदा ही था। कंपनी ने आपको बोला कि आपको हमारे से करवाना है, मेंटेनेंस तो हमारे से करवा सकते हो, कहीं और से दूसरी कंपनी से करवाना है तो उसके पास चले जाओ। कंपनी ने आपको कहा कि आप अगर हमारे पास से ही मेंटेनेंस का सर्विस लेते हो, तो उस केस में हम आपको एक 3 साल का, टोटल 3 साल का हम आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है? इसमें आपके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है, जो यहाँ पे था, ईयरली मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ये। ठीक है? कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑफर ही नहीं कर रहा है। कंपनी सीधा बोल रहा है कि आपको अगर मेंटेनेंस करवाना है, तो हम आपको 3 साल का टोटल बेसिस पे, तीनों साल का आपको एक ही साथ हम लोग आपको मेंटेनेंस सर्विस जो है वो ऑफर कर देंगे। ठीक है? ओके। तो उस केस में फर्स्ट ईयर में ही कंपनी के लिए डिसाइड हो चुका है। जब उसने वो सोलर सिस्टम बेचा, तभी कस्टमर को डिसीजन ले लेना है कि भाई मेंटेनेंस करवाना है कि नहीं। और मेंटेनेंस करवाना है कि नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ईयर में है मान लो 50% और नहीं करवाना है मान लो वो है 50% का। ठीक है? तो फर्स्ट ईयर में ही कंपनी के लिए तीनों साल के कैश फ्लो जो है वो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है? अगर कस्टमर आता है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टेंडर करने तीनों साल का, तो फर्स्ट ईयर में तो उसको कैश इन्फ्लो होने ही वाला है और सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी होने ही वाला है क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही 3 साल का हो गया। तो 3 साल के कैश इन्फ्लो जो है वो फिक्स हो चुके हैं। ठीक? बट अगर कस्टमर आया ही नहीं, फर्स्ट ईयर में आया ही नहीं, तो भाई सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी नहीं आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप मुझे बताओ कि कस्टमर आपके पास आएगा, ठीक है? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपसे लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप कहोगे सर क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड हो रहा है सब कुछ कहानी कि तीनों साल में मेरे को क्या-क्या कैश इनफ्लोज़ होने वाले हैं। दैट मीन्स माय प्रोबेबिलिटी इज़ ओनली एंड ओनली रिलायड ऑन व्हाट फर्स्ट ईयर तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.5। ठीक है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे ये बताओ कि कस्टमर आएगा ही नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? कस्टमर से हमको कोई भी कैश इनफ्लो नहीं होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर में कहानी डिसाइड हो गया ना कि आगे के 2 सालों में मेरे को क्या मिलने वाला है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 50% सो 0.5। ठीक? सो परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज़ में जभी भी आपको प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना हो, तो आपको फर्स्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी जो है वो ले लेना है। बट अगर परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज़ है, तो आपको हर एक साल का प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। समझ में आया कहानी? ठीक है, चलो। अब ये केस में हो क्या रहा है? फर्स्ट ईयर में ही कस्टमर डिसीजन लेना है उसको, ठीक है? कि हाँ भाई अगर मेंटेनेंस करवाना है, तो चलो करवा लो, नहीं करवाना है, तो चलो भूल जाओ। फर्स्ट ईयर में ही तीनों साल के कैश फ्लोज जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। इसका मतलब ये तीनों कैश फ्लोज एक दूसरे पे परफेक्टली डिपेंडेंट है। अरे पहले ही साल में ये सब कुछ तय हो जाएगा कि दूसरे 2 साल में मेरे को क्या कैश इनफ्लोज होने वाले हैं। ठीक है? और क्योंकि ये कैश फ्लोज परफेक्टली डिपेंडेंट है, इनके बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना वो है 1। समझ में आया? यहाँ पे आर क्या था 0 क्योंकि परफेक्टली इंडिपेंडेंट था। कोई रिलेशनशिप ही नहीं था कैश फ्लोज के बीच में। बट यहाँ पे कैश फ्लोज के बीच में रिलेशनशिप है। समझा? डिपेंडेंसी है। फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो पे डिपेंडेंसी है और इसीलिए ये परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लोज है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है इसका 1। ठीक है? दोनों केस सिनेरियो आपको समझ में आ गया? कस्टमर मेक्स अ वन टाइम डिसीजन, कैश फ्लोज ऑफ ऑल द ईयर्स आर फिक्स्ड इन 1 ईयर इटसेल्फ।
ठीक। ये दोनों केस आपको परफेक्टली समझा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। वापिस से एक बार रिफ्रेश कर लो, वीडियो को पॉज करके चाहो तो वापिस से एक बार समझने का ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि ये समझेगा तो आगे का फॉर्मूला जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं उसका लॉजिक समझेगा आपको, ठीक है? चलो, सो परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होता है? 0। एंड परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होता है? 1। ठीक। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन दोनों में से रिस्की वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कंपनी के लिए रिस्क इसमें ज्यादा है, ठीक है? सिंपल एक चीज सोचो, अगर डिपेंडेंसी है तो इसमें रिस्क ज्यादा है। सर क्यों? अरे सिंपल सोचो ना, अगर फर्स्ट ईयर में कस्टमर आया ही नहीं तो ये दोनों साल में मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बट यहां पे अगर कस्टमर फर्स्ट ईयर में नहीं आता है तो भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी वो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो रिस्क किसमें ज्यादा है? भाई परफेक्टली डिपेंडेंट के केस में रिस्क सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको एक मैं एकदम बेसिक लेवल वाला एग्जांपल दूं, मान लो आपको सीए क्लियर करने के लिए आपके पापा ने आपको बोल दिया कि बेटा 3 अटेम्प्ट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? 3 अटेम्प्ट में तेरे को सीए क्लियर करना है, तो 3 अटेम्प्ट मेरे पास है, फेल होने का चांस है। हर बार एक सुनहरा अवसर है फेल के पास होने का, हर बार एक सुनहरा अवसर है फेल के पास होने का। तो मैं 2 बार फेल होने का मतलब मेरे पास ये है, क्या बोल सकते हो उसको, कि मेरे पास मौका है 2 बार फेल होने का, और थर्ड ईयर में मैं पास हो सकता हूँ, 3rd अटेम्प्ट में। ठीक है, समझ में आया? तो आपका रिस्क एलिमेंट जो है वो कम है ना, आपको प्रेशर कम फील हो रहा है कि हाँ भाई चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए तो सेकंड में पास हो जाएंगे, उसमें भी फेल हो गए तो चलो थर्ड भी ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा अटेम्प्ट है। बट अगर आपको पापा ये बोल दे कि बेटा एक ही अटेम्प्ट तेरे को मिलने वाला है और उसी में तेरा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है? एक अटेम्प्ट में तो पास हुआ तो ठीक है, सीए तो कंटिन्यू कर ले, सीए इंटर से सीए फाइनल में चला जा, बट अगर तू पास नहीं हुआ तो भूल जा। अब आप बताओ किस में रिस्क फील हुआ ज्यादा? इसमें ना, बस वही चीज है। ठीक है सर, वाह क्या एग्जांपल दिया, सब कुछ समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलो, अब आते हैं एक्चुअल फॉर्मूला डेरिवेशन पे, ठीक है? आपको बस है ना, यहाँ पे अब मैं जो आगे बताऊंगा ना उसमें सिर्फ ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट को याद रख लेना, और उस चीज को याद रखना कि ये वाला जो है वो रिस्की है कंपेयर टू परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। ठीक है, दोनों में से कौन सा रिस्की है? परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज होते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट आपका रिस्की होता है। ठीक है, ओके। बाकी का सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फ्रेश चीज मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। मान लो आप एक प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कर रहे हो, ठीक है? आप एक प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कर रहे हो जिसका लाइफ 3 साल का है, ठीक है? जीरो ईयर में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, और अगले 3 साल में आपको कैश इनफ्लो जो है वो आने वाले हैं। फ्यूचर के 3 ईयर्स जो है वहां से आपको कैश इनफ्लो जो है वो आने वाला है। ओके। अब क्योंकि फ्यूचर में कैश इनफ्लोज होने वाले हैं, तो आपको ये पता तो है नहीं कि आज आप जब खड़े हो तब आपके फ्यूचर के कैश इनफ्लोज क्या हो सकते हैं। इसका तो बस आप एक अंदाजा ही लगा सकते हो, अनुमान ही लगा सकते हो, एस्टिमेशन ही लगा सकते हो। ठीक। तो आपने क्या सोचा कि हर साल में, मान लो ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, ठीक है? हर साल में आपने सोचा कि कैश फ्लो जो जो हो सकते हैं ना, उसका मैंने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया। मैं फिगर वर्क में नहीं जा रहा हूं, बट आप एक बार चीज समझ लो, ये कि मान लो 100 रुपया मैंने सोचा जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.2, मैंने सोचा 80 रुपया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी मैंने रखा 0.6। हो सकता है कि मेरे को 60 रुपीज का कैश फ्लो हो जाए जिसका प्रोबेबिलिटी है 0.2। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, ठीक। ऐसा मैंने तीनों साल के लिए दोस्तों प्रिपेयर कर लिया, करेक्ट है? तीनों साल के लिए मैंने प्रिपेयर किया, और अकॉर्डिंगली क्योंकि मेरे को बेसिकली ये प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है तो एनपीवी कंप्यूट करना पड़ेगा। एनपीवी कंप्यूट करने के लिए मेरे को पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो है, जो भी आज मैं पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूं दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। ठीक। बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कंप्यूट करने के लिए मेरे को 3 साल का एक सिंगल फिगर पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी को मैं डिस्काउंट कर सकता हूं। तो मैंने ये कैश फ्लोज जो है ना उसको अपनी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। मेरे को मिल गया क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। समझ में आया इतना? या फिर आप इसको मीन कैश फ्लो इन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 भी बुला सकते हो। ये तो आपको चीज पता ही होगा कि जब भी प्रोबेबिलिटी से आप कुछ चीज मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मीन अमाउंट मिलता है, या फिर आप उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बुला सकते हो। ठीक है, ओके सर। अब जब आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो, आपने एनपीवी तो कंप्यूट कर लिया,
बट क्या सिर्फ और सिर्फ एनपीवी को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट कर लोगे प्रोजेक्ट में? ये तो वही बात हो गई कि हम लोग ने वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में सीखा है कि सिर्फ और सिर्फ जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सिक्योरिटी के सिर्फ रिटर्न को नहीं देखा जाता, उसके रिस्क को भी देखना पड़ता है। क्योंकि मान लो ये प्रोजेक्ट के सामने आपके सामने कोई कंपैरेटिव प्रोजेक्ट है और दोनों ही प्रोजेक्ट का एनपीवी जो है वो सेम आया। अगर सेम आया तो फिर आप डिसीजन कैसे लोगे? रिस्क को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो जभी भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनपीवी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। उसके प्रोजेक्ट के जो रिस्क होते हैं, उसका जो ओवरऑल रिस्क होता है, उसको भी आपको द कंप्यूट करना पड़ता है, फिर जाके कंपैरिज़न करना पड़ता है कि कौन-सा प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा है। समझ में आई इतनी चीज़? ठीक है सर। अब प्रोजेक्ट का रिस्क जब कंप्यूट करना है, प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिस्क जब कंप्यूट करना है, तो 3 चीज़ें का आपको ध्यान में रखना है, 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्या है वो चीज़ सुन लो। ओवरऑल रिस्क इंक्लूड्स 3 रिस्क। प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल रिस्क है, उसमें 3 मेन रिस्क होते हैं, ठीक है? पहला, रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लो इटसेल्फ। ये क्या होता है सुनो। क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो मेरे कैश फ्लोज है उसका एक प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटीज अटैच्ड है, ठीक है? और क्योंकि प्रोबेबिलिटीज है, इसका मतलब देयर इज एन अनसर्टेनिटी एलिमेंट। ठीक, मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि सर ये फर्स्ट ईयर में आपका 100 रुपए का कैश फ्लो होने वाला है? नहीं, मैं अनसर्टेन हूँ। मेरे को नहीं पता कि फर्स्ट ईयर में क्या-क्या कैश फ्लोज मेरे को हो, क्या अमाउंट का कैश फ्लो होने वाला है। तो मैंने उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया है। और क्योंकि प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, इसका मतलब रिस्क का एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपको जो चीज कंसीडर करना है वो है कि ये कैश फ्लो जो मीन कैश फ्लो है, वो ये कैश फ्लो से कितना डेविएट करता है। ठीक है? इसका मतलब आपको हर साल में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लोज फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया? और वो मैं कंप्यूट कर लूँगा। वो तो कंप्यूटेशन जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करते हैं। ये मीन कैश फ्लो से है ना, बस ये डेविएशन निकालने का, डेविएशन का स्क्वायर करने का, सम टोटल निकाला, वो आया वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लो, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, खत्म। ठीक है? इतना चीज़ है। तो पहला चीज़ क्या कहा हमने दोस्तों कि ये रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लो इटसेल्फ जो होता है ना, उसको आपको कंसीडर करना है। दूसरा, जो ये कैश फ्लोज का टाइमिंग है, वो टाइमिंग का भी एक रिस्क होता है। सर नहीं समझा ये क्या है? सुनो। मान लो कि फर्स्ट ईयर में मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं कि 100 रुपए का कैश फ्लो होने ही वाला है, ठीक है? बट फिर भी मैं कहता हूं क्योंकि आज से 1 साल बाद वो कैश इनफ्लो होने वाला है ना, उसमें देर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ भी हो सकता है यार। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ये प्रोजेक्ट का हालत कुछ भी हो सकता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कितना भी अश्योरिटी के साथ खुद को ये बोला हो ना कि सर 100 रुपए का कैश इनफ्लो होने ही वाला है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। बिकॉज टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व है ना, मतलब देर इज अ रिस्क। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर वगैरह सिचुएशन आ गई, प्रोजेक्ट कल को बंद भी हो सकता है, कुछ भी होने को हो सकता है। तो आप कितना भी अश्योरिटी आज यहाँ पे लेके बैठे हो ना कि 100 रुपए का कैश इनफ्लो होने ही वाला है, उसमें फिर भी रिस्क है। ठीक है? अब वो रिस्क को एलिमिनेट कैसे करूँ? वो रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आपको ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कंप्यूट किया ना, उसको आज के टर्म्स में आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। मानिए कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, हर एक के आगे ना ये प्रेजेंट वैल्यू लिख देता हूँ। या तो आप ऐसा 1 प्लस आर ये डिस्काउंटिंग रेट वगैरह 1 साल का वगैरह लिख सकते हो। बट मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बेसिकली इसका प्रेजेंट वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। ठीक है? तो मैंने पहला क्या किया दोस्तों, ध्यान से समझना, डेरिवेशन के हम लोग एकदम ही नज़दीक पहुँच चुके हैं। पहला हमने क्या बोला कि आप पहले तो कैश फ्लोज़ जो है ना, उसका खुद का रिस्क फाइंड करो। ठीक है? फिर वो कैश फ्लोज़ का जो टाइमिंग है, तो टाइमिंग के रिलेटेड जो रिस्क है, उसको आप कंसीडर कर लो बाय यूजिंग व्हाट? प्रेज़ेंट वैल्यू। अब प्रेज़ेंट वैल्यू कंप्यूट कर लो वो रिस्क का। तो आपने ये दोनों तो कंसीडर कर लिया। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये कैश फ्लोज़ दोस्तों डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब उसमें रिस्क ज़्यादा है, ये वाले प्रोजेक्ट में रिस्क जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? बट अगर कैश फ्लोज़ इंडिपेंडेंट है तो?
तो फिर रिस्क कम है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया था दोस्तों, याद करो कि अगर आपको आपके पापा ने बोल दिया कि बेटा 3 अटेम्प्ट मैं तेरे को दे रहा हूँ सीए क्लियर करने के लिए, तो उस केस में आपका रिस्क जो है वो कम था। बट अगर आपको एक ही अटेम्प्ट मिल रहा है और उसमें ही आपका फ्यूचर पूरा डिसाइड हो रहा है, तो आपको रिस्क जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है? तो तीसरा जो एलिमेंट हमको कंसिडर करना है वो है ये कैश फ्लोज के बीच का रिलेशनशिप। एंड रिलेशनशिप हम लोग उसमें दो ही केस सीख रहे हैं और दोनों एक्सट्रीम केस सिनेरियोज हैं। एक है परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज एंड दूसरा है परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज। ठीक है, ये दो ही रिलेशनशिप हम लोग को सीखना है। ओके, अब आते हैं एक्चुअल फॉर्मूला डेरिवेशन पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये तीसरा चीज मेरे को कंसिडर किस तरीके से करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको ना एक काम करते हैं, इसको मैं 1 डिनोट करता हूं, इसको मैं 2 डिनोट करता हूं और इसको मैं 3 डिनोट करता हूं। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले तो अगर मेरे को कहा जाए कि चलो सर ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मेरे को कैश इनफ्लोस होने वाला है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या मैं इसको मेरा एसेट मान सकता हूं? हाँ सर, मान सकते हैं। बेसिकली ये मेरे फ्यूचर के रिसीवेबल ही तो है, और क्योंकि ये मेरे फ्यूचर के रिसीवेबल है, दैट मीन्स ये मेरे एसेट है। ठीक है, ये एसेट मेरे को कब पैसा कमा के देने वाला है? फर्स्ट ईयर में। ये एसेट मेरे को कब पैसा कमा के देने वाला है? सेकेंड ईयर में। ये एसेट मेरे को कब कमा के देने वाला है? थर्ड ईयर में। ठीक है, ओके। और ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है, क्या मैं इसको एक पोर्टफोलियो बुला लूं विच कंप्राइजेज ऑफ 1, 2 एंड 3 सिक्योरिटीज? ठीक है, पहला सिक्योरिटी जो है वो मेरे को फर्स्ट ईयर में कमा के देगा, दूसरा सिक्योरिटी जो है वो सेकेंड ईयर में कमा के देगा, तीसरा सिक्योरिटी जो है वो थर्ड ईयर में कमा के देगा। पॉसिबल है ना? हर सिक्योरिटी अलग अलग साल में आपको कमा के दे सकती है, वेरी मच पॉसिबल। और ये जो तीनों के तीनों मेरे एसेट्स है, ये मेरा एक पोर्टफोलियो ही तो हुआ। एंड ये पोर्टफोलियो में मेरे पास सिक्योरिटीज कितना है? 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओके। यहां पे आ जाओ। सबसे पहले तो ये चीज समझने का ट्राई करना, एनपीवी इक्वल टू व्हाट? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। ओके, अब मुझे ये प्रोजेक्ट का रिस्क कैलकुलेट करना है। प्रोजेक्ट का रिस्क मतलब कि एनपीवी का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। जो मैंने एनपीवी यहाँ पे कंप्यूट किया, मैं सिर्फ इसको ध्यान में नहीं रखूंगा, इसमें रिस्क एलिमेंट कितना है वो भी मुझे फाइंड करना है। तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी निकाला। तो मैंने दोनों साइड पे स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको डाला पूरे ब्रैकेट में। अब ध्यान से सुनना, ये बड़ी मजेदार चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पीवीसीओ क्या कुछ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता सर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ही नहीं है। अरे इसमें वेरिएंस अराइज ही नहीं हो रहा है। मेरे को 100% पता है कि आज मेरे को क्या अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो देर इज नो डेविएशन। कुछ डेविएशन नहीं है तो वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, राइट? तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 0 एंड देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी बिकम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पीवीसीआई। इतना चीज समझ में आया है ना? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या है कि नॉर्मल केस में, ठीक है, एटलीस्ट मैं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, उसमें आपका पीवीसीओ जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, एक ही सिंगल अमाउंट होता है वो। ठीक है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होराइजन जो है, हम लोग धीरे धीरे खर्चा करते रहते हैं। ठीक है, बट ये तो क्या है, इंस्टीट्यूट की जब तक हम लोग जिंदगी जी रहे हैं तब तक के लिए आपका पीवीसीओ फर्स्ट ईयर में ही होता है और वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी बिकम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। समझ में आया? ओके। अब दोस्तों, मैंने जो चीज आपसे कहा था कि ये है मेरा प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट में मेरे पास 3 सिक्योरिटीज है। और ऐसे प्रोजेक्ट का अगर मेरे को पोर्टफोलियो रिस्क कंप्यूट करना हो, मेरा प्रोजेक्ट जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ पोर्टफोलियो विच कंप्राइजेज ऑफ 3 सिक्योरिटीज, एंड उस केस में मेरे को अगर पोर्टफोलियो रिस्क कंप्यूट करना हो, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं? यहां पे आ जाओ। ये है मेरा 3 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का रिस्क कंप्यूट करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है आप उसको इग्नोर करो, हम लोग कोरिलेशन वाला जो चीज है ना उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है एक बार पढ़ लो, आपको याद आना चाहिए ये चीज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से ये फॉर्मूला मैंने उठाया है। वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए द होल का स्क्वायर, वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी द होल का स्क्वायर, प्लस वेट ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी द होल का स्क्वायर। 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, को रिलेशन ए बी, प्लस
2 into weight of B, weight of C, standard deviation B, C, correlation B, C. 2 into weight of A, weight of C, standard deviation A, standard deviation C, correlation A, C. ठीक है, ये उसका पूरा फॉर्मूला है। एक काम करते हैं, ये जो नॉमेनक्लेचर्स मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। ए, बी और सी मान लो आप, ठीक है, एक सेकेंड। ए, बी और सी, ठीक है, इतना चीज तो हमारे भेजे में गया, ओके। अब ये जो फॉर्मूला हमने देखा अभी अभी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और उसको वहां पे अप्लाई कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेट्स आपको दिख रहा है। ये वेट्स क्या होते हैं दोस्तों? ये तो सिक्योरिटी के वेट्स होते हैं ना, करेक्ट है। बट मेरे कैश फ्लो का कोई वेट थोड़ी ना है यहाँ पे, वो तो 100% है। तो यहाँ पे मेरे को वेट लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये वेट को अगर मैं निकाल दूं तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाइड कैसा दिखेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, कोरिलेशन ए बी, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी, स्टैंडर्ड डेविएशन सी, कोरिलेशन बी सी, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन सी, कोरिलेशन ए सी। अब इसी फॉर्मूला को मेरे को लगाना है और मेरा काम खत्म हो जाएगा। देखो कैसे लगाते। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी is equals to standard deviation of PVCI. Why? Because standard deviation of PVC is 0. अब अगर मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके 3 साल के कैश इनफ्लोस मुझे पता है, और ऐसे प्रोजेक्ट का मेरे को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, तो उस केस में मैं 3 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला लगा सकता हूं। कैसे लगाना है? ऐसे सुनो, थोड़ी देर के लिए ये प्रेजेंट वैल्यू को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर, जहाँ पे ए बी सी क्या है? कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। बट क्योंकि मेरे को टाइमिंग एलिमेंट को भी ध्यान में रखना है, उसका भी रिस्क हमको इनकॉर्पोरेट करना है, मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रेजेंट वैल्यू निकाला हुआ है, करेक्ट है। ये बेसिकली दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ही हुआ, बट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। ठीक है सर, समझ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, बट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2। ठीक है, समझा? कोरिलेशन ला दिया हमने, ओके। प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर बट इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर कैश फ्लोस, plus 2 into standard deviation of first year and second third year but in present value terms, multiplied by correlation coefficient between year 1 and year 3 cash flows। ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन जो है वो हमारा हो चुका है, थोड़ा सा ही बस अभी हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये जो लिखा था ना मैंने कि रिस्क अराइजिंग फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन कैश फ्लोज, वो यहाँ पे चीज इनकॉर्पोरेट कर दी हमने। ठीक है, सबसे पहला चीज हमने इनकॉर्पोरेट क्या किया था दोस्तों? ये वाला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया था, तो वो तो यहाँ पे आ ही गया। फिर टाइमिंग को भी हमको इनकॉर्पोरेट करना था, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्म में आ चुका है। और रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना था, कैश फ्लोज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको भी ध्यान में रखना था, तो वो ये कोरिलेशन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब 2 केस सिनेरियो जो हमने लिए थे कि पहला क्या था? परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोस, जिसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या था? 0। और यहाँ पे परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोस, उसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या था? 1। अब ये आप एक काम करो, एक बार 0 को डालो कोरिलेशन में और एक बार 1 को डालो, आपका फॉर्मूला कैसे तैयार होता है देखो। अगर मैं परफेक्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज मानता हूं, मतलब कि ये हो जाएगा 0, कोरिलेशन 0 हो जाएगा, मतलब कि ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला में बचा क्या? ये स्क्वायर रूट और ये पूरा चीज इतना, करेक्ट है। चलो यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर रूट में मैंने ये तीनों चीज जो है वो लिख दी है, ये करेक्ट है, सिर्फ इतना ही है, करेक्ट, ओके। और ये प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप उसको नॉर्मली किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, उसके नीचे ये डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर का किया, सेकेंड ईयर का किया, थर्ड ईयर का किया। बट क्योंकि ये द होल रेस टू स्क्वायर है ना हर एक जगह पे, इसीलिए वो आपको डबल डबल चीज में फील हो रही है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा? वेरिएंस। और यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला क्या था?
एक सेकेंड, इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? यहाँ पे वेरिएंस ही तो था न्यूमरेटर में, और हमने कैसे डिराइव किया इसको देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करोगे, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? वेरिएंस। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में रेस टू 1, रेस टू 2, रेस टू 3 है, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये रेस टू 2 हो जाएगा, रेस टू 4 हो जाएगा, रेस टू 6 हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया फॉर्मूला? ठीक है। बट अगर परफेक्टली डिपेंडेंट कैश फ्लोज है तो उस केस में कोरिलेशन 1 है। ठीक है, तो यहां पे हर जगह पे दोस्तों 1 आ जाएगा। उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या होगा? उस केस में मेरा फॉर्मूला इतना होगा। ठीक है, और ये बेसिकली है क्या मालूम है? ध्यान से देखना है इस चीज को। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर, इसको एक्सपांड करो ना, कैसा दिखेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। समझा? और यही तो है वो फॉर्मूला। बट सर कोरिलेशन, अरे वो तो 1 हो गया ना लाला, तो वो तो चला गया, बचा क्या? सिर्फ ये। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए? ये वाला। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर कैश फ्लोज आर परफेक्टली कोरिलेटेड, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 1, तो उस केस में ये है मेरा फॉर्मूला। और देखो, a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर। समझा? अब अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं? सेम वे में जैसा आपने यहाँ पे किया है वैसा वहाँ यहाँ पे भी कर दो। फर्क क्या है? यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। समझा आपको? ठीक है, इंस्टीट्यूट चाहे तो आपको इस पे भी टेस्ट कर सकता है, इसलिए मेरे को ये चीज़ मुझे फील हुआ कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बट सर ऐसा है कि ये फॉर्मूला को याद रखने में दिक्कत हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है। तो सर करे क्या? बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है, सुनो। मान लो ए बी सी ये 3 बंदे हैं। ठीक है, और अब ये जो ब्रैकेट रेस टू 2 है ना, इसको आप एक घर मान लो। ठीक है, घर मतलब हाउस मान लो। मैं पर्सनली इस तरीके से इसको याद रखता हूँ, तो वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन तीनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो ये लोग अपने अपने घर में जाके रहेंगे। अगर इन तीनों के बीच में एकदम ही गहरा रिश्ता है तो यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 1, और ये तीनों जॉइंट फैमिली में रहेंगे। समझा? एक ही घर में रहेंगे। ठीक है, बड़ा आसान तरीका है, मैं खुद पर्सनली इसको इस तरीके से याद रखता हूँ, कभी भी मिस्टेक इसके में होने का चांस नहीं है। आपको क्या मानना है? ये ब्रैकेट रेस टू 2 है, ये घर है। अगर तीनों बंदे के बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उस केस में तीनों एक ही घर में रहेंगे। बट अगर नहीं है तो हर एक के लिए अलग अलग घर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको फॉर्मूला डेरिवेशन समझा और मज़ा भी आया। ठीक है, सिर्फ समझने से मज़ा ये नहीं आता, मज़ा भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।